तो ये देखा अपन ने जैसे कि फूड मटेरियल में अपन क्या है, जब आप रेस्पिरेशन का चैप्टर पढ़ते होगे तो उसमें भी जब इंटरनल रेस्पिरेशन की बात आती होगी तो वहां पे भी कैसे ऑक्सीजन का आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर हमारे ब्लड में बढ़ जाता है सांस लेने पे, कैसे CO2 का पार्शियल प्रेशर आंशिक दाब। देखिए फिर से वही चीज आ गई केमिस्ट्री वाली। इट मींस रेस्पिरेशन, आवर डाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू द डाइजेशन, हमने कहा कि भाई सलाइवा का एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। स्टोमक में जनरली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन केमिकली नहीं होता है, फिर ये जाके इंटेस्टाइन में होता है, स्टोमक में केवल प्रोटीन का डाइजेशन होता है, वगैरह वगैरह ऐसी कई चीजें पढ़ते हैं। इट मींस अगेन वी आर डीलिंग विथ केमिस्ट्री पार्ट्स। तो लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्टिव, जैसे ही हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे यार ये कंपाउंड, तो अचानक से हमारा मन खराब सा हो जाता है, अरे तो बन ही नहीं रहा, याद नहीं हो रहा, फॉर्म चाहिए हमारी लाइफ के अधिकांश एस्पेक्ट्स में शामिल है। हम जो चीज नहीं है तो उससे बचना क्यों, फिर नहीं है जैसे हमें कोई मानसिक पीड़ा ना हो, है ना, या परेशानी ना जाए। तो इस स्लाइड जो आपके सामने खुली हुई है इसमें यही बताया है कि ब्रीदिंग, ईटिंग, डाइजेशन, रीडिंग। अभी जैसे 4th सेमेस्टर में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे फार्माकोलॉजी में, ध्यान देना जरा, कि बायोलॉजिकल क्या बोलते एड्रिनलिन और एड्रिनलिन बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन्स, कैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स बायोसिंथेसाइज होते हैं। आप देखिए जरा ध्यान से, कई लोगों की शिकायत होती है मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, कई लोग ध्यान कहते हैं कि हमारा फोकस नहीं हो रहा है, जबकि हम क्या देखते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम हर चीज का नियंत्रण कर रहा है, कंट्रोलिंग कर रहा है। और इस बायोसिंथेसिस में ये बताने की कोशिश की जाती है कि द डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन एंड फाइनली एड्रेनालिन, they all three neurotransmitter are biosynthesized from और अच्छा फीलिंग डोपामिन से आती है। ऐसे ही एसिटाइल कोलिन का तो भाई साहब सीधा संबंध है आपकी मेमोरी से, आपकी लर्निंग से, सीखने से, याददाश्त से। और जैसे आपने अल्जाइमर डिजीज सुनी होगी, अल्जाइमर डिजीज की बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ोगे, पैथोफिजियोलॉजी जब पढ़ोगे, तो उसमें एक ही चीज आती है क्या, कि ब्रेन में एसिटाइल कोलिन की कमी हो गई। ये सब एस्पेक्ट कैसे पता चल रहे हैं, जब हम उसके केमिस्ट्री वाले पार्ट में गए तब तो समझ में आया ना। मोटे मोटे कोई चीज देख के तो समझ में आ नहीं जाएगी कि ये वाला रस कम हो गया, वो वाला चीज कम हो गई, ये वाला टुकड़ा कम हो गया। ऐसे टुकड़ा रस वगैरह से काम नहीं चलता है। जब उसका नामकरण करते हैं, जब उसकी तरफ देखते हैं, तो हमें समझ में आया कि इट इज द एसिटाइल कोलिन, जिसकी कमी से, डेफिशिएंसी से मेमोराइजिंग पावर कम हो रही है। अब देखिए ये ब्रेन का रेगुलेशन न्यूरोट्रांसमीटर से, और न्यूरोट्रांसमीटर का बनना बिगड़ना किससे, वो हमारे फूड से, क्योंकि कोलिन बेस वहां से जा रहा है, फूड के थ्रू होके जा रहा है, आपके फेनिलएलानिन टायरोसिन वहां से होते हुए जा रहे हैं। तो हम कैसे कह दें कि केमिस्ट्री हमें कठिन लगती है अथवा हम इसको अभी निपटा लें। आपको तो ये व्यवहारिक रूप में सीखना है बेसिकली, और जैसे ही हम ये वाला रूप में इसकी पढ़ाई या इसको सीखने लगेंगे, वैसे ही ये सरल हो जाएगी। फिर इससे हमें बोरियत भी नहीं लगेगी, ना ही कठिन लगेगी, बल्कि हमारी इच्छा होगी यार हम चलो ये वाली चीज ढूंढ के देखते हैं, चलो यार हम वो वाली चीज ढूंढ के देखते हैं, इसमें क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये SN1 SN2 क्या है, ये E1 E2 क्या है, ये सब हमें एकदम से फिर वो अजनबी से नहीं लगेंगे। और इनमें हम खुद से जब जाने की कोशिश करेंगे तो सारी प्रोसेस सरल होती चली जाएगी। तो यहां तक हमारा कहना ये था कि सब्जेक्ट वाइज उसको देखते हैं तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं, और हकीकत ये है कि हमें किसी न किसी रूप में उससे सुबह से शाम दिन रात उससे पाला पड़ना है। इसलिए बेहतर तो यही होगा कि उससे बचे ना, बल्कि उसके साथ रहें मित्रवत,
उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें एक दूसरे से। इसी स्लाइड के नीचे वाले पार्ट में समझाए, जैसे आजकल बड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं का वो चल रहा है, तो उसमें भी तो केमिस्ट्री ही चल रही है। कैसे केमिस्ट्री चल रही है? वो एंटीबॉडी की केमिस्ट्री चल रही है। उसमें कौन सा कोरोना वायरस में आखिर वो प्रोटीन छोड़ देता है अंदर, या प्रोटीन कोई एंजाइम छोड़ देता है, वो वायरस किस एंजाइम को प्रभावित करता है केमिकली, किस प्रोसेस को शरीर की प्रभावित कर देता है। तो जो क्लिनिकल केमिस्ट होते हैं जो यही सब डायग्नोस करते हैं, उसके डीएनए आरएनए पे काम करते हैं, उसकी सेलुलर केमिस्ट्री पे काम करते हैं। सो ये अपना इस स्लाइड का वो था। गौरव जी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जरा। हेलो। यस सर, नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। इस पे स्लाइड वो नहीं है। अच्छा पूरा था, रुक के आएगा। ये सर, जी विकास सर। हाँ आ गया। ये हाँ हाँ हाँ। सो नेक्स्ट स्लाइड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स केमिस्ट्री है। अच्छा, मेडिसिनल केमिस्ट्री को पहले मोटे रूप में समझ लें कि द केमिस्ट्री पार्ट रिलेटेड टू मेडिसिन। हम कोई नई मेडिसिन के बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें हम क्या परिवर्तन जाए उसके टॉपिक। अभी आप सुन रहे होंगे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में कई प्रकार ऐसे में व्हाट्सएप चलते हैं, हंसी मजाक। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की है, मलेरिया की है, और उपयोग कहाँ की है? वो वायरस से लड़ने में। और जब उस स्ट्रक्चर पे जाओ तो समझ में नहीं आता क्या काम कर रही होगी। अभी तक उसका जो मोड ऑफ एक्शन बताया है कि कोरोना वायरस में कैसे काम कर रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप गौर करेंगे, कभी उसको जानने की कोशिश करनी। हालांकि आप उस नजरिए से थोड़ा कम क्लास में है। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो लीगल स्ट्रक्चर है वो बेसिक का होता है, क्षारीय का। सेल्स खासकर रेस्पिरेटरी से जो इन्फेक्ट है उसको वायरस से, वो वहां जाके उसका पिच लेवल बढ़ा दे है। पीएच, पीएच मीन केमिस्ट्री पार्ट। उस पीएच के बढ़ने से सेल का जो होता है वेक्यूल्स का, सेल के अंदर जो वेक्यूल्स होते हैं कुछ तो उस क्षार फ्लूइड में, उस बेस पीएच में वो वायरस वहां पे सर्व नहीं कर पाता, ब्रेक डाउन हो जाता है, या शरीर की सेल को इन्फेक्ट करने के लायक नहीं जाता है। ये उसका है। अब यहाँ पे यदि हमें इस एस्पेक्ट हाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज यूज्ड इन मेडिसिन, अभी जो आप सामने है वो SN1 SN2 E1 E2 कार्बोनियम आयन कार्बाइन फ्री रेडिकल वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब क्या है? बेसिक ब्लॉक है उसके, बिल्डिंग ब्लॉक है। इनको आप जान लो, मोटा अंदाज करो दिमाग में कैसे। अरे कार्बन आयन मतलब ऐसा कार्बन का टुकड़ा पे नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बोनियम आयन ऐसा पॉजिटिव चार्ज होता है। SN1 SN2 ना जाए, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे है, मतलब कोई भी न्यूक्लियर या पॉजिटिव चार्ज लविंग नेचर है, वो इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। ये मोटी मोटी चीजें थोड़ा जानते जाए आप लोग। अभी जैसे ही फिर बात पता चलेगा, अरे यार ये क्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ऐसे अंदर जा रही है, ऐसे इसको सेल ने इन्फ किया, और तरीके से सेल के फ्लूइड में लाइटोसोल में घुल के इसने ऐसे पीएच बढ़ा दिया, तब बातें हमें समझने में इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सहायता लगेगी। ये है इसका इम्पोर्टेंस।
तो कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे इसमें महत्वपूर्ण है, कहाँ उपयोगी है, ये समझना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे जाके या आपको दवाइयां बनाने में दो प्रकार से यूज होती है। ज्यादातर इसकी उपयोग होता है छोटे मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिसपे एग्जांपल्स भी लिखे, टोरवेस्टाटिन, फ्लूटिकोकेसोन, क्लोपिडोग्रेड वगैरह वगैरह, ये सब दवाओं के नाम हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इस तरह देख थोड़े से मित्रों बड़े लगते हैं, नहीं दो कोई कोई याद नहीं रखता। अभी आप मुझसे खुआ के देखो, मुझसे नहीं बनेगा, एक आध दो का बना ले। अब देखिए इस बात पे गौर कीजिएगा, मुझसे इन तीन में से किसी का स्ट्रक्चर बनाते ही बनेगा। वो आप सोच रहे होंगे सर तो पीएच सबको सब याद होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी ही नहीं, ऐसा कुछ जरूरी है ही नहीं कि हमें स्ट्रक्चर याद हो तभी हम अच्छे केमिस्ट्री वाले कहलाएंगे। अरे उसका ओवरऑल जायजा होना चाहिए कि भाई फलान ड्रग ऑर्गेनिक नेचर की है, नेचर की, उसके स्ट्रक्चर को देखने में अंदाजा शुरू कर दें। उसकी सॉइल किसमें होगी, ये टैबलेट फॉर्म में जाएगा कि कैप्सूल फॉर्म में जाएगा कि इंजेक्शंस बनाना पड़ेगा, ये एक एक के बजाय। अब देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का वायरस पे एक्शन मिल रहा है, ये तो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि मतलब रिएक्शन मिल रही है, ये तो पहले भी मिलती रही हो, अभी अचानक से क्यों नजर में आ रही है? और कैसे हमने इसका लिंक बिठाया, हमने कैसे है, क्योंकि हमने हाइड्रोक्सी क्लोरो की स्ट्रक्चर की तरह देखा होगा तो अंदाज लगाना चाहिए होगा। जब हमने वायरस की थोफिजियोलॉजी पढ़ी होगी कि अरे ये ऐसे जात इन इन सेल्स के अंदर कर रहा है, इस ग्रो करने के लिए या बढ़ने के लिए ये परिस्थितियां चाहिए, और शायद इस मॉलिक्यूल ने के केमिकल नेचर ने इसमें ऐसा परिवर्तन कर दिया होगा इसलिए इनकी घातक है, तब तो हम अंदाज लगा पाए ना। तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरीके या इस तरह की लाइन हमें दवा के एक्शन जानने में, हाइपोथेसिस को डिजाइन करने में, एक पॉसिबल मोड ऑफ एक्शन पता करने, इस तरीके से हमें ये काम में आती। अच्छा, इस बात मैंने बोला था सबसे शुरू में कि बाद की स्लाइडें हैं वो बच्चों के काम की उतनी नहीं है, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि वो आप जरा जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम ये कंप्यूटराइज तरीके से मतलब स्लाइड में बताएंगे आपको कि ये स्ट्रक्चर आपको नहीं रखें आगे की पढ़ाई। एनीवे, अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से डील होता है, जैसे प्रोटीन्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के, लिपिड्स के। तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और पार्ट है, चलिए वो बायोकेमिस्ट्री वगैरह के अंतर्गत डील किया जा रहा है। सो वो एक छोटा कह लो या इंपॉर्टेंट पार्ट तो है, लेकिन वो उतना मेन स्ट्रीम में नहीं है फिलहाल। वो नेक्स्ट स्लाइड लीजिएगा। 12 बजे खत्म होगा, 2 बजे से फिर ओके, नेशनल केमिस्ट का आगे जा कैरियर या नौकरियां अथवा उनका काम धाम का तरीका कहता है, यदि हम इस ब्रांच की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, इस प्रकार की में अपनी मेहनत करते हैं, तो आगे हमें मिलने वाला है। ये सब आज वाला प्लेस वगैरह का या कैरियर क्या होगा, इसमें मेहनत क्यों करें वगैरह खूब बातें चल रही हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते कि इससे आदि हम उसमें कर लेंगे सो चल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें कितने स्कोप से हम जाने ही नहीं कि इसमें क्या, और हमने अपना रास्ता लेते हैं। मेडिसिनल केमिस्ट का संबंध या आपका अकेडमिक, ये ऐसा पर्सन होता है केमिस्ट्री वाला जो लगभग हर सेक्शन से डील करता है और इसकी जरूरत हर सेक्शन को होती है। तो देखिए पहली दो लाइनें इसमें लिखी हुई हैं कि इट लिंक्स many scientific disciplines and allow the collaboration with other scientists in researching and developing the new drugs. अभी तक आपको सेकेंड ईयर आते आते समझ में आ गया हो कि डॉक्टर दवाइयां नहीं खोजते,
है ना। तो दवाई कौन खोज भैया, इतने सारे डॉक्टर हैं, इतने सारे अभी कोरोना के लिए लगे हुए हैं, सब है, कभी तो नहीं सुनने में आता कि कोई डॉक्टर, फलाना डॉक्टर ने दवाई खोज दी। वो क्या करता है, जो डिस्कवर्ड दवाइयां हैं, जो मार्केट मॉलिक्यूल, उनकी ट्रायल करते हैं वो अंदाज से। तो एक डॉक्टर के कंपैरिजन आपको, फार्मासिस्ट को ये ज्यादा पता होती है कि बेसिकली वो दवा रहेगी कैसे। खाली मेडिसिनल केमिस्ट का काम ये होता है कि नई दवा बनाना। दवाइयां भी आ जाएंगी जिसको किया जाता है। एक फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मुख्य दवाई जैसे कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह वगैरह। और दवा को फॉर्मुलेशन के रूप ले जाने में अन्य जो चीजें लगती है, चाहे वो ब्रिकेट हो, पॉलर्स हो, ग्लाइडेंग हो, आपके इंजेक्शंस का बफर सॉल्यूशन हो, तो ये सारी चीजें ऑल दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स या फार्मास्यूटिकल एक्सटेंट्स भी कह सकते हो आप इन सब चीजों को। और एक होता है एपीआई। तो दोनों की सिंथेसिस तो की जाएगी कि नहीं जाएगी, की जाएगी। करेगा कौन, डॉक्टर या कोई इंजीनियर? अरे भाई साहब, ये आप लोग करते हो, हम लोग करते हैं। हमें पता ही है कि हमें क्या करना होता है, और हम पहले क्या है उस चीज से बाईपास, मतलब उससे किनारा कर ले। पहले लाइन में क्या है कि मेडिसिनल केमिस्ट का मुख्य काम यही है, फार्मास्यूटिक्स नए और बेहतर और अच्छे इफेक्टिव बनाने में। दूसरी चीज ऐसा नहीं है, बहुत चीजें बनाई जा चुकी हैं, है ना। तो क्या करें, अब नई चीज का बनाए, नई चीज बनाने में तो समय लगता है। फार्मास मेडिसिनल केमिस्ट का एक ये भी है कि पुणे जो प्रोसेस चल रही हैं उनको मॉडिफाई के और प्रभावशाली बनाना। जी देख, जैसे पहले कीपैड पर आते थे और ये अब टच स्क्रीन आने लगी। फर्क क्या है, काम वही, अभी भी इससे नहीं लगाते हो आप, लेकिन कुछ फीचर्स बढ़ा दिए आपने। छू के ही आप कमांड दे लेते हो, इसको टच करके ही। तो आपने क्या किया, उसी गिवन प्रोसेस को और बेहतर बना दिया। तो मेडिसिनल का एक दूसरा काम भी है कि कई पुरानी प्रोसीजर्स को और ज्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव बनाने में, कि उनसे प्राप्ति अधिक से अधिक हो और दो से प्योर कंपाउंड बनाया जा सके। मेडिसिनल केमिस्ट का एक काम ये भी है कि ज्यादातर दवाएं हमें किससे मिलती हैं, नेचुरल प्रोडक्ट से, नेचुरल ओरिजिन से। अब नेचुरल ओरिजिन में क्या आ जाते हैं, हमारे प्लांट्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, ये मरीन से आते हैं, इस नेचुरल सोर्स ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। तो इनका आइसोलेशन कैसे होगा, ये तो पता है। देखो, बड़ी सी चीज बात करते हैं क्या, कि अदरक वाली चाय पीने से खांसी और सर्दी में थोड़ा आराम लग जाता है, ठीक है। अब मान के चलो 10 में से 2 आदमी तो ऐसे भी जिनको अदरक पसंद ना। अच्छा, क्या दुनिया में सगा अदरक बिक रहा है या उसी रूप में उपलब्ध है जैसे आपके हमारे यहाँ उपलब्ध है? नहीं, कई चीजें हमारे यहाँ नहीं है, तो कई चीजें अन्य देशों में उपलब्ध है। वहां अदरक की खेती नहीं होती, तो ऐसे किलो पे बिकता भी नहीं है। तो क्या करें, वो सर्दी खांसी ठीक ही नहीं होगा, वो दवाई के अंदर फिर किया, फिर उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि क्या क्या मौजूद होता है। फिर कभी उसमें से अपन नतीजे पे पहुंचे, अरे वाह, इसमें जिंजीवेरोल है, जिंजीवेरोल नाम का कंपोनेंट निकला, दैट इफेक्टिव। बोले हल्दी से कैंसर ठीक हुआ है, हल्दी लिवर के लिए अच्छी है, हेपेटोप्रोटेक्टिव है। अरे भैया, अभी आप वेस्ट कंट्रीज, यूरोप साइड जाएंगे, वहां हल्दी इतनी उपयोग नहीं करते लोग खाने पीने में, जितनी हल्दी और हम एक दिन में या 4-5 दिन में कंज्यूम कर लेते हैं, उतनी वो महीने भर खा पाते हैं।
कुछ तो उनके बीमार होने की वजह ये भी कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको नेचुरल के उतने मिलते ही नहीं जितने कि हम इनको मिलते हैं। तो भाई, और वहां हल्दी इस तरीके से मिलती भी है जैसी कि हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो फिर क्या किया जाए, मतलब उनको ऐसे कर दें या वो उपयोग ही नहीं करेंगे, इसका फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं। देन वी हैड ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट द करक्यूमिन। करक्यूमिन को हमने एक्सट्रैक्ट किया उस हल्दी से, और उस करक्यूमिन के एंटी कैंसर प्रभाव देखे, तो प्रोटेक्टिव प्रभाव देखे। तो ये सारा काम भी हमारे मेडिसिनल केमिस्ट के भरोसे है। जब तक को पता नहीं होगा कि उसके अंदर कैसा कंपाउंड है, उसका केमिकल नेचर क्या है, एसिडिक है बेसिक है, तो उसको इफेक्ट कैसे करोगे? अच्छा, लोगों को भी इफेक्शन ऐसा नहीं पड़ रहा होगा, इफेक्शन देखना है, समझो आप यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज जाते होगे और वो गई हो जाती कॉलर से, ठीक है। अब अपन एक करते हैं, उस हल्दी गांठ बांधते हैं आपकी शर्ट को, और कॉलर पे लगा मेल को करमिन मान लेते हैं। अब आइए घर पे जरा धोइए उसको। आपने क्या किया, एक बाल्टी पानी लिया और उसमें शर्ट डुबो, बस दो ऐसे ही, साबुन बिना डिटर्जेंट, और आप उसको रगड़ते रहोगे, वो नहीं निकलेगा या उतना निकलेगा। ये है एक्सट्रैक्शन, समझा ध्यान से। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लिया अथवा साबुन का एप्लीकेशन कर दिया। अब पानी का नेचर चेंज हो गया, पानी पानी नहीं, आप वो एक दूसरा प्रकार सॉल्यूशन बन गया है। अब की जो शर्ट में उसको रगड़ा, उसने मेल को खींच लिया, इट मींस एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो हमें समझ आया ना कि मेल या उस पे लगा हुआ कचरा कॉलर पे, उसकी हाथों के, भाई उसका कैसा नेचर है। तो उस नेचर को देखते हुए, उसका केमिकल नेचर क्या था, तो उसको खींचने के लिए हमने क्या किया, पानी मॉडिफाई। तो इस तरह से एक्सट्रैक्शन करने का मतलब ये नहीं है कि ली पेड़ पौधों की पत्तियां और लेके उबाल दिया, काढ़ा बनाया पी लिया, अकेला यहाँ रहता है। भैया हमें पहचान करोगी कि उसके अंदर जो चीज हमें निकालनी है या कुछ चीजें किस टाइप की हैं, और वो किस सॉल्वेंट मदद से बाहर आएंगी। अब आप पूरा एंटी मलेरिया का सेक्शन देंगे क्विनीन से स्टार्ट करके, तो ये तो आपकी सिनकोना वृक्ष ने पूरी मली दवाई नहीं है, यदि आज इनको छोड़ दें तो। पहले क्विनीन निकला, क्विन का भाई निकला क्विनीन, उससे क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फिर यहाँ से निकला प्राइमर। सारे कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हैं या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उस मतलब रूट से ही निकले हैं सब कुछ। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट का ये काम ये भी है। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी, अदर फील्ड, ड्रग बॉडी के अंदर क्यों कहाँ कहाँ रही है, बॉडी ड्रग के साथ क्या बिहेव कर है, कितनी देर बॉडी अपने पास रखती है, कितनी देर बाद उसको बाहर निकाल देती है, किस किस मेथड से निकालती है, ऑल दे आर डील विथ केमिस्ट्री एंड नथिंग एल्स। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि सर स्टार्टिंग से अभी तक केमिस्ट्री का महिमा मंडन किए जा रहे हैं। मैं ये बताने की लगातार कोशिश कर रहा हूं कि आप इसको देखेंगे तो और इसमें रेस्ट लेंगे तो आपकी बेहतरीन अवसर आगे जाके उपलब्ध है। बस आपको थोड़ा सा नजरिया बदल के इस स्टडी चालू करना है, इन सब्जेक्ट से हमें देना नहीं है। चलिए, इसमें एक फोर्थ से आया होगा कोई नया वर्ड, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन, एसएआर कहलाता है। एसएआर, अब हम किस पार्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक हमने ये बताया मेडिसिनल केमिस्ट मुख्य काम क्या है, नई दवाओं का निर्माण करना। अच्छा, तो अब आपकी जानकारी के लिए बताएं, चलिए जरा
गौरव सर, 7वीं स्लाइड डायग्राम बना हुआ है। यस सर। डन सर। हाँ, यही वाला, थैंक यू। जी सर। हाँ, तो जरा इस प्रोसेस पे नजर डालो आप। ये है ड्रग डिस्कवरी या कोई भी दवाई खोजने की डेफिनेशन। इसमें नीचे लिखा है समय, कितना समय लगता है। सारे समयों जोड़ दें अपन उठा के, पहले डिजिट उठा जोड़ दें, तो 3 से 5 साल का 3 ले लें, 1 से 2 साल का 1 ले लें, 6 से 7 का 6 ले लें, 1 से 2 का 1 ले लें, तो अपन 3, 4 और 6, 10 और 11, ये पूरा एक नई ड्रग को खोजने का समय बताया गया। अब जरा इस प्रक्रिया को ना जरा इस हिसाब तो हो गया कि कोरोना की दवाई अगले 10 साल खोजी जाएगी, क्योंकि धीरे ही अभी सामने आई है वो। मतलब सरकारें और साइंटिस्ट हमें बेवकूफ बना रहे हैं प्रकार से। भाई, जब ये ड्रग डिस्कवरी का जनरल चार्ट है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि एक नई दवाई को खोजने में लगभग 15 साल समय लगता है, ऑन एन एवरेज है ये। और इन्वेस्टमेंट के तौर से लगभग 500 करोड़ रुपए, आई डोंट नो मुझे यार, कि 550 करोड़ डॉलर इतने का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब इस चार्ट से निराशा भी आती है कि अरे यार, अब फिर हो गया काम। मतलब हम पूरी ताकत से खोजना शुरू भी करेंगे तो हमारा बुढ़ापा आएगा खोजते खोजते नई दवाई। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी दवाई खोजने के 15वें साल में हो, आपसे पहले 14 वाला काम हो चुका हो, आप जिसे थोड़ी स्टार्ट कर रहे कोई चीज खोजना। यहाँ इस पॉइंट से निकला था एसएआर। एसएआर मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन। इस पर हम थोड़ा सा शब्दों में पहले कैसे समझे। जैसे कि आप क्लास में हम कुछ 5 बच्चे सिलेक्ट करने आए कि हमें कॉलेज एक दौड़ ऑर्गेनाइज कर रहा है, उस रनिंग कॉम्पिटिशन, और उसमें हमें आपकी क्लास 5 बच्चे चाहिए प्रैक्टिस लिए। जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे खेलने भेजेंगे। ठीक है, 5 स्वेच्छा से आ गए आपकी क्लास से, और 5 को हमने प्रैक्टिस कराना शुरू किया। उसमें से हम देख रहे हैं कोई ऐसे 2 बच्चे हमें दिख रहे हैं लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो तेज दौड़ लेते हैं, वो जल्दी थकते नहीं है। ने क्या देखा कि आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या है। तो जब उनका स्ट्रक्चर देखने पे गए तो हमें फील हुआ कि इन बच्चों की लंबाई ज्यादा है, ये तुलनात्मक रूप से दुबले पतले हैं, दो पतले से ऐसे लोग तेज दौड़ाते हैं। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जरा धीरे धीरे पढ़े इसको। तो दवाई के स्ट्रक्चर का उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से संबंध है। जैसे क्या समझ निकला, दौड़ में कौन से ज्यादा एक्टिव है, कौन से लोग फर्स्ट आए हैं या अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका स्ट्रक्चर ऐसे प्रकार का। क्या होगा यदि जगह पे बहुत मोटे मोटे कर के थोड़े से को लिया तो सारे उतना अच्छा तो नहीं पा रहे, तो है कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चर उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। ऐसे ही ड्रग कैंडिडेट्स में देखा जाता, जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रभाव मिल रहे, लेकिन दम से कोई ये घोषित नहीं कर पा रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोरोना करने की दवाई है, ये नहीं कह पा रहा है। असर रहे हैं, अच्छे मिल रहे हैं, तो क्या किया जाए फिर। यार ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को थोड़ा सा काट छांट करने, कोई चीज हटाने, कोई चीज जोड़ने पे हो सकता वो वायरस की दवाई बने। ऐसा हो सकता नहीं होता। कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि जा तो रही है, काम कर रही है, लेकिन उतना ढंग से समझ नहीं आ रहा कि हम एंटी वायरल एंड कोरोना ड्रग के नाम से लिखने लग जाएं, लिखने लग जाएं और लॉकडाउन हटा दें। ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो शायद ऐसा हो
कि यार इसमें परिवर्तन करें, चेंज करें, तो हो सकता है। जैसे कि अपन बच्चों में, भाई ये बच्चा कर रहा है कोशिश, इसमें परिवर्तन करें। अब हम केवल कि हम क्लास वाइज सिलेक्शन पे जाएंगे, लंबे लंबे बच्चों, दुबले बच्चों को ही छांटेंगे, ऐसा। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं जनरली, जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ, एसिटाइलकोलिन आप पढ़ चुके हैं फॉर एग्जाम्पल। एसिटाइलकोलिन शरीर के अंदर पाया जाता है। ये कोलिनर्जिक सिस्टम, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करने का काम यही करता है। सुबह से शाम, दिन रात शरीर हमारा इसी आधार पे चलता है। ये कई एक्टिविटीज, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में परफॉर्म करवा है। लेकिन कोई भी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, तुम यहाँ नहीं अमेरिका तक में चलाओ, आप लोग कहीं पे भी आपको एसिटाइलकोलिन दवाई के तौर बेचते हुए नहीं मिला। क्या है, जब इतना प्रभावशाली है, शरीर के अंदर है, सब जगह काम कर रहा है, पूरा शरीर चला रहा है, तो तुम उसको दवाई के रूप में क्यों नहीं बेच रहे हो? क्योंकि जैसे ही को तुम शरीर के बाहर से शरीर के अंदर, वो प्रभावशाली नहीं रहा, वो टूट जा रहा है, उसका सामने नहीं आ रहा है। हाँ, शरीर के अंदर ही बन के वो शरीर अपने हिसाब से जगह भेज के उससे सारे काम सब करेगा। लेकिन शरीर के बाहर से लाख प्रकार के प्रयत्न करके देख लिया गया, क्रीम बना ली गई, इंजेक्शन बना ली गई, टैबलेट कैप्सूल बना ली गए, लेकिन इसी विधि से कोई काम नहीं आया। तो भाई इसके स्टक पर नजर आई, वो अरे इसमें तो बदहामी निकली है। क्या कि जैसे शरीर के अंदर हैं, एस्ट्रेडिन नाम के एंजाइम होता है जो शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, एस्ट्रेडिन नाम है, वो इसके एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है। ये उस रूप में रह ही नहीं जाता कि काम कर पाए। तो क्या करें भाई, आशा छोड़ दे? नहीं यार, इसको कुछ मॉडिफाई करते। तो फिर ने एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर में परिवर्तन किए कि भाई ऐसा नहीं हो, जैसे ही हम क्या करते, किसी भी से हाइड्रोलाइज मतलब वो टूट जाता है। तो भाई इसको ऐसा कुछ मजबूत सा करो यार, ना टूटे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसमें जो एस्टर लिंक है वो एसिटाइल एस्टर की ना रख के क्रोमाइल एस्टर की रखो, और एसिटाइलकोलिन के परिवार का एक और सदस्य सामने आया जिसका नाम पड़ा कार्बाकोलिन। कार्बाकोलिन, कार्बाइल एस्टर ऑफ एसिटाइलकोलिन। उसमें और थोड़ी मॉडिफिकेशन किए, उससे बनाया गया फेनिकोल। आप देखेंगे सबके स्ट्रक्चर्स बिल्कुल आस के हैं, बस वहां एसिटाइल लिंक आके कार्बाइल लिंक जोड़ी गई। एसिटाइलकोलिन स्ट्रक्चर में जो दो कार्बन का ब्रिज है बीच में, उसमें इथाइल ग्रुप जोड़ के कोलिन बनाया गया। बाजू का एसिटाइल ग्रुप अलग के कार्बामाइल जोड़ा गया, कार्बाकोलिन लाया। और ये सारे मॉड्यूल्स सरप्राइजिंग सारे बाजार में दवाई के रूप में हैं, उपयोग होते हैं क्लिनिकल ट्रायल, मतलब क्लिनिकल एप्लीकेशंस में। तो हमने क्या देखा कि कुछ चेंजेस करने से एसिटाइलकोलिन की रचना अब उपयोग में आनी शुरू हो, वही काम करती है जो एसिटाइलकोलिन शरीर के अंदर का। अब इनकी तुम क्रीम बना लो, इंजेक्शन बना लो, टैबलेट बना, सब रूप में उपयोगी है। तो ये स्ट्रक्चर रिलेशनशिप का। तो इसके लिए भाई साहब पहले स्ट्रक्चर तो देख पड़ेंगे अपन को भी नहीं। जब पहले मूल स्ट्रक्चर पर नजर लें, उसमें क्या कैसी लिंक है, कौन कमजोर लिंक है, कौन मजबूत है, किसमें मॉडिफिकेट किया जाए, किसमें नहीं किया जाए, ये सब स्टडी हम करते हैं एसआर के अंतर्गत। वो ये बड़ीदार है। आप मतलब एक प्रकार से कल्पना कर दो, जैसे बैठे बैठे कभी कल्पना करते यार हमारे घर के आंगन अभी ऐसा हो ना, तो रोज शाम वॉक पे। अरे यही कल्पनाएं हमें करनी है किसी को लेके, इस मॉलिक्यूल में यदि ये ग्रुप लगा देना तो शायद एक्टिव बढ़ जाए, ये वाला ग्रुप घटाए तो हो सकता है इसकी टॉक्सिसिटी और इफेक्ट कम हो जाए।
इसके लिए थोड़ा सा इसमें फार्माकोलॉजी प्लस आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ के हमें थोड़ा अध्ययन करना, स्टडी करनी पड़ेगी। एनीवे इसमें दो मैं छुपाया हूं, एक आपको फर्स्ट ईयर में ही एनालिसिस पढ़ाई गई और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई गई। अभी तक सारा लेक्चर लगभग ओरिएंटेड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एप्लीकेशन पे। देखिए हम कोई मिठाई वगैरह ले जाएं, कोई नमकीन लेने जाएं तो कम तीखा ज्यादा तीखा चल जाता है, कम ज्यादा मीठा चलता है और वेरिएशन आती है। एनालिटिकल एस्पेक्ट्स जब दवाइयों पे बात आती है तब हम इतना बड़ा समझो नहीं कर पाते। एनालिटिकल केमिस्ट्री मेडिसिनल केमिस्ट की इसी ट्रेनिंग को आती है कि दवा की मात्रा सही है कि नहीं, और एसीआर के अंतर्गत जब हैं तो जो हम स्ट्रक्चर सोच रहे थे वो बना भी है कि नहीं। अभी तक आप कम से कम 5-7 कंपाउंड सिंथेसाइज करके देख चुके हो, लैब में करवाए गए होंगे, चाहे वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो, चाहे वो आपका फेरस सल्फेट वगैरह हो, सारे लगभग बनते हैं। ज्यादातर का सफेद होता है, वही पाउडर फॉर्म में आते हैं, ऐसा देखा होगा आपने। तो एक एनालिटिकल केमिस्ट के तौर से एक मेडिसिनल केमिस्ट का एक ड्यूटी ये भी होती है स्ट्रक्चर को कंफर्म करना कि भाई ये जो पाउडर है उसमें तो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन नहीं है। तो एक एनालिटिकल एस्पेक्ट में क्या देखना होता है कि ये चीज, पहली चीज है कि उतनी ही बनी है जितनी हम बनाना चाहते थे, ये चीज वैसी ही बनी है जैसी हम बनाना चाहते। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर डील अंडर द हेडिंग ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। और इसमें एक छोटा सा वो भी बता देते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हालांकि उतना एप्लीकेशंस नहीं है हमारे में, मतलब लेकिन फिर भी एक कई आपको ड्रग मॉलिक्यूल उनके सोटिव रोल आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू ही समझ लेंगे, बट नो टू वरी, उसके इतना अपनी हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। एक मिनट, हाँ गौर, ये उसकी नेक्स्ट स्लाइड है कंपेयर एडिड ड्रग डिजाइन की। यस सर। मैं एक जवानी, यस सर, श्योर सर। हाँ मैं आई एम बैक। सुन पा रहे हैं लोग मुझे? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ ठीक है, मैं अपना कंटिन्यू करता हूँ। यस सर। ये वही बाद वाली से इसमें एक चीज बताना चाह रहा था। अब स्टार्टिंग में मुझे मैंने बोला था कि बाद वाली फैकल्टी या सीनियर्स इन लोगों के कुछ नेटवर्क इशू आ जाए, बाहर हो गए तो बाहर हो गए। हाँ सारी आवाज। यस सर, यू आर ऑडिबल। यस ऑडिबल सर।
तो इसमें स्टूडेंट्स की बताना है दिखाकर कि बोला कि बाद में वो आपके आप जॉब रहेगा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, आपको केयर रहेगा, उसको कंप्यूटर एडेड डिजाइन ने सरल कर दिया है। देखिए अभी बहुत सारा शब्द बहुत चल रहा है, फ्रेज जिसको बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम। अब कॉलेज की या कंपनी की लैब तो घर पे नहीं लाई जा सकती ना, लेकिन हेलो जी सर। डिस्कस हो रहा था ना बीच में? यस सर, 15 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ ठीक है, अभी है? यस सर, ऑडिबल। ठीक है ठीक। जी सर। ये कंपेरेटिव ड्रग डिजाइन है, ये लगभग आपका तो सोचना है। जैसे कंप्यूटर पे या कैलकुलेटर पे देखिए बड़ी कैलकुलेशंस जो हुई हैं वो सब सारा कुछ हैंडल कर लेता है वो, हमें सिर्फ इनपुट सही देना होता है। यही काम केमिस्ट्री को सरल बनाने में कैड ने किया है। और इससे यही एस्पेक्ट की मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में आपसे कि आगे का आपका कैरियर पाथ या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप चाहें तो बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के साथ बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन अभी से उसका फोबिया बना के हम उस पाथ से अलग ना हो जाए। तो इसमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन है, इसमें सारा कुछ इनपुट करके कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए गए हैं। ठीक है, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में ये रहेगा आपका कि जो काम जैसे हम करते से फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या किया होगा, कोई भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कोई भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, या उसका पार्टीशन कोएफिशिएंट निकालना है, कोई भी नई बनी हुई चीज का। अब आप जरा इमेजिन करके देखिए, मान के चलिए कि पार्टीशन कोएफिशिएंट किसी चीज का निकालते हैं। उस पार्टीशन कोएफिशिएंट को निकालने में यदि आप पूरी कंसंट्रेशन और पूरी सुविधाओं के साथ लग जाए तो भी मिनिमम आपको सही रूप में पीसी पार्टीशन कोएफिशिएंट लैब में निकालने में एक ड्रग मॉलिक्यूल का कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा सही तरीके से। प्रोसीजर ये है जिसमें 3 से 4 दिन तो उनकी फेज को एक दूसरे के साथ सैचुरेट होने रखा जाता है। लेकिन जब यही डाटा वर्चुअल फॉर्म में, क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट दिया गया तो उससे आप तुम क्या देख रहे हो कि जैसे बनाया चूहे को रहा है कि उसको लग रहा है। चूहे ने ये नहीं बताया कि इधर शरीर में पेट दर्द होता रहा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ह्यूमन जैसे कि सॉल्ट अपन को वहां में था कंप्यूटर डिजाइन में 2 बनाए थे, आपको अपन ने वैसे ही टेस्ट कर लिया था। ऐसे ही इसकी कई फार्माकोलॉजिकल स्टडी के लिए और कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध जो कि कई बायोलॉजिकल एक्टिव से ही कैलकुलेट कर
करके देता है, आपको लैब में जाके काम करने की आवश्यकता नहीं है। गौरव जी, एक आगे की स्लाइड है। जी सर। जैसे एनरोल लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यूजिंग एनरोल, राइट सर। इसकी नेक्स्ट वाली, राइट सर। हाँ यही वाली। जी सर। ये देखिए, ये फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, टिकटॉक ऐसा है आपका, ये जूम ऐप जैसा है। सामने एक स्ट्रक्चर बनाया गया है एक दवाई का, और बाजू में उसकी सी प्रॉपर्टीज एक क्लिक में कंप्यूटर में सामने बाहर आ जाती हैं। देखिए कितनी सारी चीजें उसकी कैलकुलेट करके उसने दी हैं, यदि आप लिख पा रहे हो। ये केमिस्ट्री का बिल्कुल सिंपल सॉफ्टवेयर है, वो फ्रीली अवेलेबल है स्टूडेंट या अकेडमिक्स के लिए। इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ये सर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर होगा, ऑटोडॉक की स्लाइड होगी आखिरी में, लास्ट से थर्ड फोर्थ। एक डार्क सी विंडो बनी हुई है। यस स्वामी सर, यही है क्या? और उसके पहले 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 दिस वन सर। ऊपर जाइए। और पहले थोड़ा, ओके ओके ओके। ये अब गौरव जी थोड़ा स्लाइड थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे, बस खत्म ही होने को है। यस सर। यहाँ पे डिटेल देना सही नहीं होगा ज्यादा, जी उनको समझ में आएगा नहीं, यस सर। और जबरदस्ती वो लेंगे। यस। ये देखिए, ये विंडो पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये प्रोटीन या एंजाइम का स्ट्रक्चर कह सकते हो आप, एक जिसको आप कभी भी लैब में देख ही नहीं सकते हो, मतलब ड्यूरिंग योर नॉर्मल प्रैक्टिकल क्लासेस। और ऐसा नहीं कि इंडिया ही में नहीं, आप अमेरिका चले जाना, वहां भी नहीं देख पाओगे कभी। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर, रिसेप्टर का स्ट्रक्चर कह सकते हो, एंजाइम का स्ट्रक्चर कह सकते हो। इसमें एक ग्रीन पार्ट है बीच में, जिसके बीच में क्या होता है, आप पढ़े होगे ना कि मस्केरनेक रिसेप्टर M1 M2 M3, अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा रिसेप्टर्स हैं, बनाते हैं। बेसिकली हमारे बनाए गए मॉलिक्यूल किसी ना किसी एंजाइम या रिसेप्टर्स पे जाते हैं और एक्शन देते हैं। कंप्यूटर एडेड एजेंट ये भी है कि हम ऐसे स्ट्रक्चर प्रोटीन डाटा बैंक साइट से लिए हैं और उसमें अपने नए मॉलिक्यूल बनाए, उसको उसकी एक्टिव साइट में रख के उसकी फिटिंग दें। यदि वो सही तरीके से सेट हो जाए, फिट हो रहा है, इट मींस एक्शन देगा कुछ। ये काम जनरली जो नॉर्मल लैब के दौरान वो बाद में आना लगता है, वो कई गुना समय, कई गुना इन्वेस्टमेंट मांगता है। और ये कंप्यूटर डिजाइन से कभी प्रोटीन को उतना डिटेल में नहीं पढ़ो, व्हेन विल गो टू द कंप्यूटर डिजाइन, आपको सारी चीजें को बड़ी इंटरेस्ट आने लगेगी। ये भी हम आपको बताना चाहते हैं, ये सॉफ्टवेयर के फॉर्म इसके में करते हैं। तो देखिएगा, ये किस ए में लिखा है, ये यदि कोई सीनियर मेंबर सुन रहा हो तो ये इसलिए मैं इंक्लूड ही किया क्योंकि इनसे कुछ सॉल्व होते हैं, तो हम खास कर फार्मा के स्टूडेंट्स को नहीं करा जैसे या ना चाहिए कुछ डाटा करता है, यूज आप कर सकते हो। कि इसमें हमने लेफ्ट में इसमें करके डाला, राइट में उसका सॉफ्टवेयर पीडी का फॉर्म चला गया है। यहां पे जैसे मैं एरिया दिखाऊं, स्माइल्स उसमें एक ब्लॉक फ्रेंड्स को दिया है। सब ऐसा ही यस सर। अब इंसान की लाई है, देखिए जब तक इतनी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल फार्मा को कंटर से कर देना है, और सरप्राइज हार्डली 2 या 3 सेकंड का समय सॉफ्टवेयर लेता है। ये सारी प्रॉपर्टी किसी एक मॉलिक्यूल की कोई एक व्यक्ति निकालने जाएगा तो उसका पीएचडी हो जाएगा, इट मींस 4 to 5 years उसको लग जाएगा। What computer aided drug design did here, just structure whatever in your modification structure, उसकी क्या प्रॉपर्टी संभावित
सारा कुछ पैरामीटर्स ने कैलकुलेट करके दे दिया। अब आप इसको बाद में ध्यान से देखें तो इसमें ब्लड ब्रेन बैरियर है, वो ब्रेन के अंदर दवा जाएगी कि नहीं आएगी, पैराग्राफ जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगी कि नहीं होगी, उसका एक्सक्रीशन रेट कितना होगा, कितनी देर शरीर में ठहरेगी, उसका इफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, होगी कि नहीं होगी, मतलब लैब में बनाई भी जा सकती है कि नहीं बनाई जा सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। यदि हम यूज करें तो जो हम ऑन एन एवरेज 100 या 150 मॉलिक्यूल या 1000-2000 मॉलिक्यूल बनाते हो, उसमें से भी एक या एक भी सही नहीं आता है, तो ये सारा काम हमारे कहाँ पहुंच जाएगा कि हम 1000-1500 मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अपनी मॉलिक्यूल संख्या 5 या 10 तक सीमित कर सकते हैं। और गारंटीड है उसमें से आती है। ये इसका प्रैक्टिकल है। अगेन स्टेट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लगी, नहीं, you are directing with the mercury, you are directing with the structure, nothing to be memorized, nothing basic to be operated. कंप्यूटर आपको बेसिक लगा है कि यदि में ऐसा हो कैसा हो क्या हो, आपके से आती जा रही, मतलब आपको इतना सीधा है, जितना इमेजिनेशन आपका थोड़ी बहुत बेसिक इंस्टीट्यूशन लगा के वो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। इसी में सर नेक्स्ट स्लाइड है एक, ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है एडमेटसार। इसमें भी सारी कुछ वही प्रॉपर्टीज एलोंग टॉक्सिसिटी, इसमें टॉक्सिसिटी भी कैलकुलेट हो जाती है। ये जो 3 सॉफ्टवेयर मैंने तक बताए, पहले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि जो आपके यहाँ है, इनके माध्यम से हम ये बताना चाहते कि जो मैंने स्टार्ट चीजें उस शुरू में आपको आगे नहीं है, जैसे कि आपको अभी दिखाई जा रही हैं। फैकल्टी या सीनियर में यदि सुन रहे हो तो ये कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको आप रिस्पेक्टिव ऑफ योर ब्रांच आप हैंडल करके अपना प्रोजेक्ट वर्क या इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क आप कैरी ऑन कर सकते हो, पेपर पब्लिकेशंस कर सकते हो, और जो भी आपका मतलब है ये आपके सिंपल लैपटॉप पे ऑपरेट होंगे। ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं है इनका, ना इनके लिए कोई पेमेंट करना है। गौरव जी इसमें सबसे मतलब सेकंड लास्ट थैंक्स स्लाइड की जस्ट पहले वाली स्लाइड है। यस ये वाले, यस यस। ये लास्ट मंथ पिछले महीने अप्रैल में हमारा एक पेपर आया है, रिसर्च पेपर है, इसमें आप मेरा नाम सकते हो। ये क्यों लगाया मैंने, जस्ट कि ऐसा तो नहीं है कि सर जो कहे जा रहे हैं अच्छी अच्छी बातें फैकल्टी से जो हम कहना चाह रहे थे। देखिए इस जर्नल का इम्पैक्टर 2.8 2.9 है, इसमें लास्ट मंथ मेरा एक पेपर आया हुआ है, और इस पेपर को बनाने में इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज हुआ है जो पिछले मैंने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने, अब मैं नहीं जानता क्या मैं जस्टिफाई कर पाया, लेकिन यदि 2 मिनट के बच्चों से थोड़ा करा दे, कुछ पूछा है। यस सर। यस सर। हेलो 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 सर आपको आप म्यूट है सर। हेलो यस सर। हेलो हेलो विकास, हेलो विकास। यस सर
सुन रहा हूँ। अरे भाई what a patient and what a lovely speech हाँ सर। has been delivered from your side. सर What आवाज a नहीं आ रही। polite way. Sir, what a polite way. Hello, are you getting my voice? जी Hello, सर। are you getting my हाँ voice? आप सुनाई दिए सर। अरे क्या बात है या क्या विनम्रता के साथ तुमने आज का ये लेक्चर आर्टिकल अपना पेश किया है। मरहबा मरहबा मरहबा, वेरी नाइस वेरी नाइस। सर एक बात और करनी थी आपसे। थैंक यू। सर एक बात और, मैं आपको इस वेबिनार से अलग नहीं होने दूंगा। अब सर थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज भी आप हमारे बच्चों को बताइएगा इन नेक्स्ट वेबिनार। आज तो इम्पोर्टेंस था, अब मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज कि ये स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसलिए इसकी एक्टिविटी ये है, ठीक है ना सर? हेलो, सॉरी टू से सर, वो एक तो आवाज नहीं बिल्कुल भी, मुझे नहीं मालूम मेरा पहुंच रहा वहां नहीं पहुंच रहा, आपकी आवाज तो आ रही है, का आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है? मैं ये बोल रहा था कि यदि कोई क्वेरी हो या कोई फर्दर डिटेल्स को मैं खुद शाम को बात करूंगा। नहीं सर, बच्चों की क्वेरी कब? ये ठीक, बच्चों से पूछ ले। एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हेलो गौरव जी, मैं कट कर सकता हूँ अभी हो गया हो तो? Yes sir, yes sir, yes sir. Thank you very much sir for informative session. Thank you sir. ओके ओके, थैंक यू सर। मैं मांझरी